तो आज हमारे पास वर्ना 2023 है, 6th जनरेशन मॉडल, और बेसिकली हमें लास्ट में मिली है। तो अभी तक जो है, जब तक ये वीडियो आएगी आप सब कुछ देख ही चुके होंगे इसके बारे में। तो आज हम मस्ती कर लेते हैं और मस्ती के साथ जो है इस गाड़ी को रिव्यू भी कर लेंगे। तो पूरा दिन चलाएंगे, मस्ती करेंगे, और बेसिकली आप पहले धीरे धीरे जो है वो बाहर से देख लो। तो ये फ्रंट से ऐसी दिखती है, साइड से ऐसे दिखती है, और रियर से ऐसे दिखती है। अब आपने फ्रंट देख ही लिया है और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ड्राइव शो। मैं हूँ सुयश और आज मेरे साथ कुलदीप ज्वाइन करा हुआ है, और लेट्स सी द वीडियो। और ओवरऑल कैसी है गाड़ी? जब से इंडियन रोड्स की क्वालिटी बेटर हो गई है, सेडान्स एक बार फिर से निकल के सामने आ गई है। तो इस एसयूवी क्रेजी मार्केट में Hyundai ने अच्छा किया वर्ना का 6th जनरेशन मॉडल लॉन्च करके। आज हमारे पास वर्ना का टॉप ऑफ द लाइन टर्बो पेट्रोल DCT मॉडल है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर फीचर्स से। इसके टर्बो में कोई GT ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन आपको अलग से ही दिख जाएगा कि ये टर्बो है। देख रहे हो, आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, और ओवरऑल टायर्स वगैरह भी जो है बहुत अच्छे दिखते हैं। 205 सेक्शन के टायर्स हैं इसमें। 205 काफ़ी मोटा होता है, तो ग्रिप वगैरह बहुत ही गजब होगी इसमें। जो है वो आप कोई और बेटर टायर्स लगाओ और उसके बाद ट्रैक पे जाओ। रियर डिस्क है तो इससे ब्रेकिंग तो बहुत गजब है, क्योंकि अभी हमने जो है वो थोड़ा बहुत ट्राई वाई करके देखा ना, तो ब्रेकिंग मस्त आ रही है। बस ये मेरे दिमाग में था, स्पेक शीट देखी मैंने, तो ये चीज़ थी कि टर्बो मैनुअल में भी रियर डिस्क ब्रेक्स होने चाहिए, मज़ा ही आ जाता। आपको फर्स्ट जनरेशन क्रेटा याद है? उसमें कॉर्नरिंग लैम्प्स थे, उसके बाद जो है वो क्रेटा में कॉर्नरिंग लैम्प्स चले गए, लेकिन इसमें फिर से कॉर्नरिंग लैम्प्स वापस आ गए हैं। तो ये जो हाउसिंग है LED, इसमें कॉर्नरिंग लैम्प्स भी हैं। सो दिस इज़ ए ग्रेट थिंग। रूफ नोटिस करो, रूफ ब्लैक है यार इसकी, तो ये डुअल टोन कलर है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, वो ये कि यहाँ पे जो क्रोम है, ये मैंने नोटिस किया है, ये सैटिन फिनिश टाइप का है, मतलब ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश है इसमें। तो ये भाई क्रोम, प्रॉपर क्रोम से मेरे को तो बहुत बेटर लगता है, और ओवरऑल इसमें स्क्रैच भी जो है उतने पता नहीं लगते। तीसरी चीज़ बहुत बढ़िया देखूँ वो ये है कि आप विंडोज़ देखो, मतलब ये एडवर्टाइज नहीं करी है, लेकिन ये विंडोज़ काफ़ी हद तक टेंटेड भी है। तो दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम टच। ओवरऑल जो है वो गर्मी अंदर कम आएगी और सही रहेगा। बूट स्पेस नापने का बेस्ट तरीका, चलो उसमें बैठ के ही देख लेते हैं। चलिए चलते हैं रियर सीट स्पेस देखने के लिए। ऐसा है क्योंकि व्हील बेस बड़ा है और मैंने सीट काफ़ी पीछे कर रखी है, तो ये गजब स्पेस है मतलब। और फुट रूम भी अच्छा खासा है, पूरी सीट लो कर रखी है, फुट रूम भी सही लग रहा है मेरे को, और ओवरऑल बढ़िया आ रहा है। और हेडरूम, काफ़ी हेडरूम भी एक तरीके से। मेरा कुल मिला के थोड़ा टॉर्सो लंबा है, फिर भी मेरा हेडरूम बढ़िया आ रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी सीट पीछे करने के बाद भी ऑलमोस्ट काफ़ी पीछे है। तो ये जो मेन वर्ना की दिक्कत थी वो यहाँ पे मुझे ठीक लगती दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग कि ओवरऑल फील बहुत अच्छी आ रही है गाड़ी में बैठने में। और हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप जो है वो सीट बेल्ट देखें तो 3 सीट बेल्ट है पीछे। सो दैट इज़ ए गुड थिंग। तो ये इस तरीके का लगता है चलाने में, और यहाँ पे शेड्स अगर दे दिए होते ना तो मज़ा आ जाता। पीछे क्या है, हमारे पास शेड है, तो पीछे वाला मैं आपको शेड लगा कर दिखा देता हूँ। इस तरीके का लगता है, तो पीछे से तो आप बच जाओगे। साइड में अगर शेड हो जाता तो मज़ा आ जाता। जो रिक्लाइन है, आप ये देखो, रिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा है इसका, रिक्लाइन बढ़िया है। तो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो इसको आप किसी भी तरीके से ऐसे एडजस्ट करके बैठ जाओ। तो दिस इज गुड। रियर सीट्स में टायर नॉइज 90 की स्पीड के ऊपर आने लगती है, मे बी ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ अपोलो टायर्स। बाकी फ्रंट केबिन इंसुलेशन अच्छी है। ओवरऑल इंटीरियर फिट एंड फिनिश इज प्लश। चलिए कुछ अतरंगी फीचर्स पे नज़र डाल लेते हैं, और साउंड क्वालिटी भी सुना दूँ आपको। क्या ये देख रहे हैं आप लोग? तो इसमें क्या है, ये बताता है लिटरली कि बेल्ट कौन सी लगी है, कौन सी नहीं लगी है। तो अभी हमने बेल्टें उतार रखी है जानबूझ के, ताकि जो है वो ये बताए कि हमने बेल्ट नहीं लगा रखी है। और ये रियर ऑक्यूपेंट्स का भी बताता है कि उन्होंने बेल्ट लगा रखी है कि नहीं। तो वैसे बहुत सारे जो है वो जगह रियर बेल्ट्स भी मैंडेटरी हो रही है, और आप लोग भी लगाया करो। सो दिस इज़ ए ग्रेट फीचर। क्या आपको एक चीज़ पता है कि इसमें 8 स्पीकर का जो है वो बोस सराउंड सिस्टम आता है, और यहाँ पे भी एक तरीके का कुछ सबवूफर टाइप का लगा हुआ है। जब हम देख रहे हैं ना आवाज़, तो फ्रंट से स्टेज बहुत बढ़िया आ रहा है। ओवरऑल स्टेजिंग बहुत बढ़िया है। एक बार आपको जो है वो NCS म्यूज़िक चला के दिखा देते हैं। तो ये कर लिया ऑन NCS म्यूज़िक, अब सुनना आप लोग।
you live. Creeping in the shadows, eating poison apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. 'Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty. साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मतलब मज़ा आ रहा है, और ओवरऑल इंसुलेशन जो है उस हिसाब से बनी है कि इन स्पीकर्स को सही तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग, और आई थिंक सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं जिसमें एक ब्रांडेड सेटअप है, तो एक बार कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि उनका इससे कितना कम है या फिर बराबर है। तो आप गाड़ी चला रहे हो और जो है वो वेंटिलेशन ऑन करनी है, तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। सीट का एसी चलाओ। Turning on driver's seat ventilation. ठीक है, आया, और सिर्फ ड्राइवर का ही आया है। नाइस, एक और चीज ट्राई करके देखते हैं। की छत खोलो, लेट्स सी। Opening the sunroof. नाइस। यार पता है क्या, ये जो स्टीयरिंग है ना, ये मुझे लग रहा है कि किसी लेफ्ट हैंड ड्राइव, मतलब उस तरफ का जो गाड़ी का स्टीयरिंग होगा वो लगा दिया है, क्योंकि इसमें बटन्स जो नॉर्मली Hyundai Kia में आते हैं उससे उल्टे हैं। तो इधर वॉल्यूम बटन है राइट साइड में, और जो है वो नॉर्मली लेफ्ट में होते हैं वॉल्यूम बटन, और इधर इसके जो है वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ओवरऑल ADAS के बटन हैं। सो दैट इज वेरी वियर्ड। न्यू वर्ना में 2 पेट्रोल इंजन आते हैं, बट सैडली नो डीजल दिस टाइम। एक नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 सीसी का इंजन है, बेसिकली उनके लिए जो रिफाइनमेंट चाहते हैं डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ, और होंडा सिटी या वैक ट्विंस के 1 लीटर इंजन वाले मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं। ये इंजन मैनुअल और CVT ऑप्शन के साथ आता है और सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में सही रहेगा, क्योंकि इंजन या गियरबॉक्स पे हीट होने का डर नहीं है। दूसरा इंजन है एक टर्बो चार्ज 1.5 लीटर 160 PS। ये इंजन ग्रंटी होने के साथ स्मूथ भी है, एक टिपिकल GDI मोटर की तरह मिड रेंज तगड़ी है, और पता भी नहीं लगता कि कब इलीगल डिजिट्स पे पहुंच जाता है। इसमें भी मैनुअल और एक 7 स्पीड DCT का ऑप्शन है, दोनों बड़े ही स्मूथ है, स्पेशली ये DCT जो नॉर्मल मोड में मक्खन जैसा शिफ्ट करता है। टिपिकल जो DSG DCT जैसे स्लो स्पीड्स पे कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये नहीं रहता। मोड्स के साथ कैरेक्टर बदल सकते हैं आप इसका, तो स्पोर्ट्स मोड में भागने को तैयार भी रहता है। इसकी ट्यूनिंग 1.5 के साथ Hyundai के 1 लीटर DCT से तो बहुत बेटर लगेगी। बाय द वे, केबिन इंसुलेशन से साउंड अंदर नहीं आती, सो Hyundai प्लीज ब्रिंग द N-line सून। लेट्स सी ADAS लेवल 2 लेन की असिस्ट एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रैक करता है कि नहीं। सामने देखिए अच्छा खासा जो है वो टर्न है सामने, और ट्रैक कर रहा है, लाइन ट्रैक कर रहा है, अच्छा खासा मोड़ दिया है इसने। सो दिस इज लेन की असिस्ट, और ये देखिए अच्छा खासा, मतलब क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा टर्न होता है तो बहुत सारे लेन की असिस्ट जो होते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते हैं वो छोड़ देते हैं, मतलब कि चीज़ें निकल जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी तगड़े टर्न पे भी जो है वो इसने पूरा ट्रैक करके पूरा आ गया। सो दिस इज़ अ गुड सिस्टम, और क्योंकि लेवल 2 है तो मैं आपको इसके और फीचर्स आगे दिखाता हूँ। एक चीज़ कीप असिस्ट में वो होती है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने ऑन कर रखा है और मैंने ऐसे मोड़ी तो ये जगह स्टीयरिंग जो है अपने आप वापस आ जाएगा, और ये बार बार वार्निंग देगा। तो इसका करने का तरीका एक्चुअल में लोगों का गलत है। तो तरीका ये है कि आपका अगर जो है लेन की असिस्ट लगा है तो आप इंडिकेटर दो, देखिए कोई वार्निंग नहीं आई, कुछ नहीं आया, और फिर जो है वापस लेन की असिस्ट ऑन हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे हाउ लेन की असिस्ट शुड वर्क। तो ये बस उसने ट्रैक कर लिया आगे, और अब देखिए वो बस जो है वो इसके रेडार में आ गई, तो इसमें अपनी ओवरऑल जो है वो स्पीड कम कर दी। अब ये जब तक रेडार में रहेगी तब तक हम इसी स्पीड में रहेंगे, और अगर ये हमारे सामने से पूरी तरीके से जो है वो हट जाएगी तो देखिए वो रेडार ने इसको ट्रैक करना छोड़ दिया। दिस इज़ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अगर हम इसके पीछे आएंगे तो देखिएगा वापस से जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम इसके पीछे आ गए तो अपने आप देखिए स्पीड कम हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये प्रॉपर स्पीड उसकी स्पीड पकड़ लेगी तो ये डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी। सो दिस इज़ हाउ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, और ओवरऑल जो है लॉन्ग जर्नीज़ पे अगर आप ऐसे नॉर्मली चला रहे हैं तो आपको थकाएगा नहीं, राइट। लेकिन इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है, और जो है ये नहीं कि जो है हाथ छोड़ के बैठ जाए इस तरीके से और तपत्ते गिलने लगे, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। जो टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल करो तो आपको ओवरऑल जो है वो सुरक्षित रखेंगे। अगर मैं राइड एंड हैंडलिंग की बात करूं
तो ये टर्बो वेरिएंट भी उनके लिए सेट है जो फैमिली को कंफर्टेबल तो रखना चाहते हैं बट पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके। पंप एब्सॉर्प्शन अच्छा है, सस्पेंशन नॉइज़ भी कुछ खास केबिन में सुनाई नहीं देती जब तक बहुत शार्प पंप ना हो। लो स्पीड राइड इसकी सिटी से थोड़ी कम एब्जॉर्बेंट है, लेकिन हाई स्पीड्स पर अगर लोड हो तो सिटी जितनी झूलने वाली फील नहीं आती इसमें। सेम कहानी स्टीयरिंग की भी है, सॉफ्ट है, वे अप हो जाता है बट रोड फील कम आती है। ये साफ जाहिर होता है कि एन लाइन के लिए स्कोप छोड़ दिया गया है। उसमें सस्पेंशन और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कर दें जैसे i20 में किया तो इट कैन ईजिली कम्पीट विद द बेस्ट इन सेगमेंट। बट कुछ चीज़ों में सुधार की संभावना अब भी है। तो अभी मैं इसका स्पेक शीट देख रहा था और मैंने गाड़ी भी ओवरऑल पूरी देखी, तो 2-3 चीज़ मुझे ऐसी लगी कि या फिर जो है वो अभी मिस कर रखी है, मे बी अपडेट में देंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि दे देनी चाहिए थी। बिकॉज इसका टॉप मॉडल जो है वो 20-21 लाख तक जा रहा है, ठीक है, और टॉप मॉडल में भी आपको जो ये MID दिख रही है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो सेम ही इसी तरीके का जो है वो नज़र आ रहा है। अब हमें पता है कि ये एक गाड़ी में आता है जो 12-13 लाख की है, तो वो पार्ट शेयरिंग अजीब सी लगती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा सीटिंग एडजस्टमेंट है कि हाइट एडजस्टेबिलिटी जो है उसमें वो मैनुअल है और आगे पीछे जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक चीज़ तो ठीक है, फर्स्ट इन सेगमेंट है, लेकिन जो मैनुअल वाला हिसाब किताब मुझे लगता है कि वो वेन्यू से लिया गया है। और अगर चीज़ों की बात कर लें तो वो ये है कि 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड गज़ा, लेकिन अगर ESC नहीं होता है बेस मॉडल में तो वहाँ जो है वो क्रैश रेस्ट रेटिंग में काफ़ी जो है वो एक तरीके से दिक्कत आती है। तो वो चीज़ समझनी चाहिए कि ESC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रियल वर्ल्ड सेफ्टी हो, चाहे जो है आपको रेटिंग लेनी हो। तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो अभी जो है वो बेस मॉडल में मिस करी गई है। और चौथी चीज़ जो मेरे को बची, देखिए वही चीज़ है कि अगर आपको फील होता है कि इस पर्टिकुलर मॉडल में जैसे स्टीयरिंग है वो अगर एन लाइन वाला होता तो ज़्यादा सूट करता। वैसे ये स्टीयरिंग जो है वो रेड स्टिचिंग वगैरह के साथ सही लगता है देखने में, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो एन लाइन वाली जो फील है स्टीयरिंग की वो अलग ही है। 10.89 से 17.38 लाख पे 6 जन वर्ना को लॉन्च करके Hyundai ने प्राइस के मामले में तो अच्छा दांव खेला है। हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है बट ये जर्मन्स को 1 लाख से ज़्यादा अंडरकट करता है, वो भी ADAS लेवल 2 जैसे सोफिस्टिकेटेड फीचर्स के साथ। ओवरऑल ये पुरानी वर्ना के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लाइक प्रीमियम फील और भर के फीचर्स पे होल्ड करके उसके वीक पॉइंट्स जो स्पेस से रिलेटेड थे उसको एड्रेस अच्छे से करती। 2-3 चीज़ें आई विश और होती, लाइक डीजल इंजन। दूसरी Hyundai कार्स में रिटेन्ड है तो इसमें वाई नॉट, और जल्द ही एनलाइन वर्जन भी उतार देना चाहिए एंथुजियास्ट के लिए। एंड प्लीज़ गिव ESC इन बेस मॉडल, ये मेरा सजेशन आपको काफ़ी काम आएगा। ओवरऑल न्यू वर्ना का डिज़ाइन जितना रेडिकल है ये अंदर से उतनी ही सेंसिबल सेटअप करी गई। कंफर्ट, क्वालिटी और यूजेबल परफॉर्मेंस कंबाइन करके एक वाइडर ऑडियंस को केटर करती है। आपका क्या ख्याल है और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।